जब सर मैं कॉलेज में एंटर किया तब मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैं इंग्लिश जो है वो मुझे उतना मैं उसमें प्रोफिशिएंट नहीं था, क्योंकि मैं अपनी जिस सिटी से आता हूँ वहाँ पर इंग्लिश का इतना एनवायरनमेंट नहीं है। हालांकि मैं क्लैट के लिए मैंने पढ़ा था, ग्रामर होती है, उसके रूल्स आप समझ लेते हो, लेकिन वो मैथमेटिकल आप थोड़ा सा समझ पाते हो। आप उसको बोलना और उन इमोशंस के साथ उसको एक्सप्रेस करना अपनी बात को, वो थोड़ा सा अगर आपके पास बैकग्राउंड नहीं है तो मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन सर वहाँ जाके मुझे लगा कि अगर आपको लॉ करनी है और वैसे भी अगर आपको सिस्टम को समझना है तो सिस्टम हमारा बेसिकली अभी जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो इससे बचा नहीं जा सकता। तो फिर सर मैंने 2 साल मैंने सर वहाँ पे लाइब्रेरी में सिर्फ और सिर्फ सर इंग्लिश, मतलब सिर्फ इंग्लिश, बाकी भी पढ़ाई की, लेकिन इंग्लिश में सर मैंने टारगेट बना लिया कि इन 2 साल के अंदर मैं अपना सारा जो पिछले जितने भी साल हैं उनकी भरपाई कर दूंगा। फिर सर मैंने कोशिश की, जितने भी मैंने लाइब्रेरी की बुक्स थी सब लिटरेचर, जो राइटर्स हैं लियो टॉल्स्टॉय, रशियन राइटर्स हैं जिनके ट्रांसलेशंस होते हैं, मैक्सिम गोर्की या फिर डिकेंस को हम बहुत मानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उस लिटरेचर फिर सर मैंने वहाँ पे खूब पढ़ा। तो सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा सर, अभी मैं बताना तो मेरे लिए और भी मुश्किल होगा। बहुत ही सर इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए। सर मेरे तो सर था ही कि मुझे जज बनना है, लेकिन सर उससे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे दोस्त हैं, वो हमेशा मुझे इनकरेज करते थे। वो बोलते थे कि आपको तो जज बनना चाहिए। तो उनकी आंखों में सर जो मुझे खुशी दिख रही है सबकी, सर आप जो है सर अब आप आए तो आपने सर इतने प्यार से बात की, तो सर वो आंखों में सबके सर इतना प्यार लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये रिवॉर्ड है तो वो जो सैक्रिफाइसेस मुझे करने पड़े, अगर ऐसे सैक्रिफाइस मुझे और 10 बार और करना पड़े शुरू से लेकर स्क्रैच से, तो मैं वो भी मेरे लिए वो भी कोई बड़ी एक बार थोड़ा परीक्षा कौन सी पास थी और किस लेवल के आप जज बने, वो थोड़ा एक बार बताइए। हाँ सर, ये सर बेसिक एंट्री लेवल सिविल जज का इसमें सिलेक्शन होता है। इसको सर PSC ने कंडक्ट करवाया था। एग्ज़ाम सर इस सिविल जज के लिए होता है, उसमें एडिशनल चार्ज मिलता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का और सिविल जज जूनियर डिवीज़न। तो ये सर इसका एग्ज़ाम का पैटर्न वही, एक पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है मल्टीपल चॉइस, उसके बाद सर एक मेंस एग्जामिनेशन होता है जिसमें आंसर राइटिंग होती है, लॉन्ग आंसर राइटिंग है फॉर्मेट, और तीसरा स्टेज सर इंटरव्यू का होता है। उसके क्लियर करने के बाद सर आपको एंट्री लेवल पर सिविल जज जूनियर डिवीज़न बनाया जाता है। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, ज़रा तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। ये जो कहावत है किसी कवि की, यतन क्वात्रा मेरे साथ हैं, उनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठ रही है। मात्र 23 साल की उम्र में और पहले ही प्रयास में जज बन गए हैं। कैसी इनकी यात्रा रही, कितना संघर्ष रहा, वो मेहनत, वो लगन, वो पूरी यात्रा हम इनके साथ साझा करेंगे। आप आखिर तक देखना, यतन से पूरी बातचीत करेंगे। और जो नए बच्चे हैं जो LLB कर रहे हैं, जज बनना चाहते हैं, और जो अभी +2 में बच्चे हैं, किस तरह से वो पढ़ाई के साथ क्लैट की एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, सभी मुद्दों को हम सुनने की कोशिश करेंगे। और साथ में यतन के माता पिता, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले यतन से बात करते हैं। मैं आपका दोस्त करमपाल, वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बात करते हैं। जी यतन, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप मात्र 23 साल की उम्र में जज बन गए हैं। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच फॉर द ग्रेशियस इंट्रोडक्शन। यस, आपने सर इतने काइंड वर्ड्स में किया सर, मेरे लिए तो सर बहुत खुशी की बात है। सर आपको टीवी पर देखते थे तो आपको तो सर आपकी जो ये विनम्रता है, आपकी सादगी का अंदाज है, एक गुदड़ी के लाल हम कहें आपको। और कल आपने जो जजों के बीच में भी आप थे, वहाँ भी आपने सभी वकीलों का दिल जीत लिया था। अरे सर वो सर मैंने सर जो सच था सर मुझे, क्योंकि मैंने इतना वहाँ सीखा है, तो सर मैंने वही अपना शेयर किया सर। बहुत मैंने सर वहाँ पे सीखा, अभी भी सीख रहा हूँ सर। कल भी कितना सर जजेस ने बताया वहाँ पे, तो वो एक पॉइंट सर सीखने लायक था सर। तो मैं वही सोचता हूँ कि भाई वहाँ जाके जितना मैं सीख सकूँ अभी सीखने की है। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल। हम शुरुआत से बात करेंगे आपकी जीवन यात्रा की, अब तक की। प्राइमरी पढ़ाई आपकी कहाँ हुई, थोड़ा उसके बारे में बताओ। आप बेसिकली जींद, मैं बता दूं कि यतन जींद से रहने वाले हैं, हरियाणा के जींद शहर में रहते हैं। और इनके पिताजी स्कूल चलाते हैं, प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, मम्मी जी भी अपना प्राइवेट स्कूल उसमें टीचिंग करती हैं। तो यतन की पढ़ाई से शुरू करते हैं। आपने 10वीं कहाँ से की? सर 10वीं मैंने यहीं जींद में सेंट विवेकानंद हाई स्कूल है सर, वहीं से मैंने प्राइमरी से लेकर सर मैट्रिकुलेशन तक सर मैंने वहीं पे अपना कंप्लीट किया। ठीक है। तो सर सेमी हिंदी मीडियम स्कूल से हूँ सर मैं। तो उसमें सर मेरे पास कुछ सब्जेक्ट्स जो थे वो सिर्फ साइंस और मैथ्स मेरे पास इंग्लिश में था, बाकी सभी सब्जेक्ट्स मेरे पास हिंदी मीडियम में थे जी। तो सर वहीं से मैंने सर वही एक ही स्कूल से सर मैंने अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट की। उसके बाद 10th के बाद कब ये मन में आया कि मुझे जज बनना है? क्योंकि बच्चे 10वीं में फाइनल कर लेते हैं कि डॉक्टर बनना है तो मेडिकल लेते हैं, इंजीनियर बनना है तो नॉन मेडिकल। आपने +2 की पढ़ाई किससे की?
+2 की पढ़ाई सर मैंने आर्ट से की, ह्यूमैनिटीज़ से की। उसके सर कई कारण थे। सबसे पहला कारण तो ये था सर कि मेरे पेरेंट्स टीचर्स हैं, तो उनको ह्यूमैनिटीज़ का एक इम्पॉर्टेंस उनको पता थी, क्योंकि जनरली अगर 10th में मैट्रिकुलेशन में अगर बच्चा अच्छा स्कोर करता है तो एक जनरल परसेप्शन रहती है कि उसे साइंस दिलवाई जाए जी। तो हालांकि साइंस में मेरा इंटरेस्ट था, लेकिन मतलब साइंस में मुझे इंटरेस्ट भी था और अच्छा स्कोर भी मैं करता था, लेकिन फिर भी मेरे पेरेंट्स का भी एक ये था कि कोई ऐसी जॉब ऐसी हो जिसमें आप एक सोसाइटी में कंट्रीब्यूट भी कर सको। उसमें आर्ट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उसमें सोशल साइंसेज आप पढ़ते हो, तो समझने कंट्रीब्यूट करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि आप उसे अच्छे से समझें। बिल्कुल। तो इसीलिए उनका एक मानना था कि आप पहले आर्ट्स लेकर समझें, और उसके बाद सर लॉ एक टारगेट इसीलिए था कि लॉ एक ऐसा एक नोबल प्रोफेशन हम इसको बोलते हैं, तो उसमें सर्विस करने के लिए बहुत सारे आपके पास मौके हैं, और अगर आप उसमें जज जुडिशरी के एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो उसमें तो आपके एक एक केस है, उससे आप कितनी ज़िंदगी को अफेक्ट करते हैं। तो अगर आप वहाँ पर अगर अच्छे से काम करते हैं तो कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आप एक साथ समाज में ला सकते हैं, उसका कोई अकाउंट ही नहीं रख सकता। बिल्कुल। आपने 10वीं में कितने % मार्क्स थे? 10वीं में सर में 97.8% थे, हरियाणा बोर्ड से। हरियाणा बोर्ड से? जी सर। टॉपर में रहे होंगे आप तो पूरे हरियाणा में ही? जी सर। सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने उस समय हमें फेलिसिटेट किया था वहाँ पे बुलाकर। जी। तो फिर आपने +2 के साथ साथ क्लैट की किस तरह से तैयारी की? +2 के साथ सर मैं क्लैट का सर मैं बुक्स मैंने मंगवा ली थी। मुझे सर ये थोड़ा सा पेरेंट्स ने भी आदत डाली, मुझे खुद भी सर थोड़ा पापा को भी पढ़ने का शौक़ था, तो मुझे सेल्फ स्टडी का सर बहुत शौक़ था। मैं स्टार्टिंग से मुझे पढ़ता रहता था कुछ ना कुछ। तो मैंने पहले बुक्स मंगवा ली थी और मैंने उनको एनालाइज करना शुरू किया कि कैसे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है। ये 11वीं में मंगवाई थी 12वीं में? ये 11th में। अच्छा। 11th में एक बार मैंने एनालाइज करने के लिए कि क्योंकि उस समय तक आर्ट्स मैंने ली थी और मेरा लॉ का मन था, जुडिशरी का मेरे दिमाग में था, लेकिन क्लैट का उस समय किसी को पता नहीं था। तो क्लैट के लिए मैंने स्टडी रिसर्च करना स्टार्ट किया। पापा ने, मम्मी ने, सब ने बहुत हेल्प की उसमें। किसी से कांटेक्ट करना अगर पहले किसी का हुआ, लेकिन उस समय पर कोई अवेयर नहीं था इस चीज़ के बारे में। तो फिर मैंने बुक्स मंगवा कर उसको एनालाइज किया कि क्या होता है इसमें पैटर्न, क्योंकि उसमें लॉ का सेक्शन एक अलग आता है रीजनिंग का। तो वो सब मैंने देखा, तो मुझे वहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्ट आया। छोटी छोटी बातें, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर यूपीएससी कैसे बनता है। यूपीएससी के बारे में इतना सुनते हैं, यूपीएससी मुझे पहले एग्ज़ाम लगता था, फिर मुझे पता चला यूपीएससी एक कमीशन को बोलते हैं। तो वहाँ से चीज़ें समझने आ रही, तो एक पॉलिटी का जो स्ट्रक्चर है, हमारी गवर्नेंस कैसे काम करती है, तो वो इतना क्यूरियोसिटी उसने मेरी इतनी मुझे ग्रैब की उसने। तो वहाँ से मुझे लगा कि ये तो अगर मैं कहीं पहले एम मेरा क्या होगा वो थोड़ा मैं सोचता हूँ, लेकिन ये मुझे पढ़ना ज़रूर है। ओके। तो वहाँ से फिर सर क्लैट में मेरा इंटरेस्ट बना। फिर सर मैंने देखा, रिसर्च किया, तो वहाँ फिर मैंने वहाँ से सर स्टडी स्टार्ट की। तो उसके साथ में सर अपना कोचिंग के मतलब जो वीकेंड्स पे सर होता है, वीकेंड्स पे सर गाइडलाइंस देता था और फिर सर खुद से ही पढ़ता था मोस्टली। तो आपने बिना ड्रॉप किए ही +2 के साथ साथ ही क्लैट क्लियर कर लिया था? जी सर जी। मेरे सर एग्ज़ाम जो 12th का एग्ज़ाम था और क्लैट का एग्ज़ाम था, उसमें 1 से 1.5 महीने का ही गैप था। ओके। यस सर। तो फिर कहाँ से एडमिशन कहाँ हुआ क्लैट में, LLB में आपका? क्लैट में सर क्लैट क्लियर करने के बाद सर NLU हमारा पटियाला है, NLU पटियाला में सर मेरा एडमिशन हुआ। ओके। तो सर वहाँ पे फिर वहाँ से मैंने 3 ईयर LLB 5 ईयर? 5 ईयर LLB सर, BA LLB इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, BA LLB ऑनर्स सर मैंने वहाँ से। ठीक है। तो वहाँ आपने किस तरह की यात्रा रही, वो 5 साल का संघर्ष, एक जज बनने का सपना लेकर आप पटियाला NLU में गए थे। यस सर। तो वो यात्रा, वो संघर्ष के बारे में बताओ, जो नए बच्चे हैं जो जज बनना चाहते हैं आपकी तरह, वो भी फॉलो करें आपको। वो तो सर मेरे लिए गोल्डन पीरियड है, मेरे 5 साल सर। वहीं से मैं तो सर कहूँगा कि अब वैसे तो क्या, लेकिन बीज भी नहीं था सर। मैं तो जब वहाँ पे गया, वहाँ जाकर सर जो मुझे एनवायरनमेंट मिला और सर जो टीचर्स मिले, मेरे दोस्त सर बहुत ज़्यादा मैं उनको श्रेय देता हूँ सर। मेरे सभी दोस्त जिन्हें सर हम वैसे ही बोलते हैं, जिगर के टुकड़े हम सब एक दूसरे को बोलते हैं, उन्होंने सर हमेशा ही एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखा जहाँ पर एक इंटेलेक्चुअल डिबेट हमेशा प्रॉस्पर हो सके। वहाँ पे हम पनपती रहे, हम कुछ ना कुछ ऐसे डिबेट्स पर बात करते रहे, किताबें हम शेयर करते रहे। वो एनवायरनमेंट सर मेरे लिए बहुत सबसे मतलब उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था। जब सर मैं कॉलेज में एंटर किया, तब मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैं इंग्लिश जो है वो मुझे
उतना मैं उसमें प्रोफिशिएंट नहीं था, क्योंकि मैं अपनी जिस सिटी से आता हूँ वहाँ पर इंग्लिश का इतना एनवायरनमेंट नहीं है। हालांकि मैं क्लैट के लिए मैंने पढ़ा था, ग्रामर होती है, उसके रूल्स आप समझ लेते हो, लेकिन वो मैथमेटिकल आप थोड़ा सा समझ पाते हो। आप उसको बोलना और उन इमोशंस के साथ उसको एक्सप्रेस करना अपनी बात को, वो थोड़ा सा अगर आपके पास बैकग्राउंड नहीं है तो मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन सर वहाँ जाके मुझे लगा कि अगर आपको लॉ करनी है और वैसे भी अगर आपको सिस्टम को समझना है तो सिस्टम हमारा बेसिकली अभी जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो इससे बचा नहीं जा सकता। तो फिर सर मैंने 2 साल मैंने सर वहाँ पे लाइब्रेरी में सिर्फ और सिर्फ सर इंग्लिश, मतलब सिर्फ इंग्लिश, बाकी भी पढ़ाई की, लेकिन इंग्लिश में सर मैंने टारगेट बना लिया कि इन 2 साल के अंदर मैं अपना सारा जो पिछले जितने भी साल हैं उनकी भरपाई कर दूंगा। फिर सर मैंने कोशिश की, जितनी भी मैंने लाइब्रेरी की बुक्स थी सब लिटरेचर, जो राइटर्स हैं लियो टॉल्स्टॉय, रशियन राइटर्स हैं जिनके ट्रांसलेशंस होते हैं, मैक्सिम गोर्की या फिर डिकेंस को हम बहुत मानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उस लिटरेचर फिर सर मैंने वहाँ पे खूब पढ़ा और फिर एक इनसिक्योरिटी को दूर करने की कोशिश की कि इंग्लिश हम बोल नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, समझ लेते हैं, ग्रामर होती है, तो वो एक उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। वो अभी भी सर वो लगता है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज कहीं लॉ में किसी ऑर्डर में एक वर्ड के कितने शेड्स होते हैं, बहुत सारे। आप बोल सकते हैं कि एक पानी हॉट है, वार्म है, तो वो शेड्स के बहुत लॉ में इतने मायने नज़र आते हैं, इतने अलग अलग पिक्चर्स नज़र आते हैं, तो उसका सर एक अलग ही एक मेरे लिए दुनिया खुल गई वो पढ़ने के बाद। उसके बाद सर लॉ में मेरा इंटरेस्ट पहले से ही था, लॉ में साथ साथ पढ़ता रहता था। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से मैंने स्पेशलाइजेशन किया। सो वहाँ पे सर सभी टीचर्स थे हमारे, प्रोफेसर सिद्धार्थ फुलर सर हैं, तो सर उन्होंने बहुत वो उनकी जो लॉ पर कमांड थी, हमारे सर डॉक्टर मनोज सर हैं, मनोज सर की जो कमांड थी लॉ पर, तो वो सब चीज़ें सर उनको देखकर हम इतना इंस्पायर होते थे कि ऐसा लगता था कि वहाँ ये कैसे हो रहा है, एक जादू की तरह लगता था। जैसे वो एक्सप्लेन करते थे किसी भी कॉन्सेप्ट को, कहाँ से शुरू कर एकदम मैं एक घंटे का जो उनका लेक्चर होता था टीचर्स का, ऐसे लगता था कि कहाँ से शुरू किया, कितनी इन्होंने डॉट्स कनेक्ट, कितनी कड़ियाँ जोड़कर कैसे कंक्लूड किया, कोई ये तो जादू ही है, कहाँ से शुरू कैसे हो सकता है ये। तो वो देख कर इतना इंस्पिरेशन मिलता था कि क्या हम भी कभी ऐसा कर सकते हैं, इसका आधा भी क्या 10% भी अगर कर लें तो बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ से सर इंटरेस्ट और बढ़ता गया कि इसको डीप में थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए कि लॉ कैसे होता है। फिर सर 3rd ईयर में सर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। वैसे सर वहाँ पर होता है कि हमारा मूटिंग का एक कल्चर है, तो सर मूटिंग जैसे सर एक मॉक ट्रायल होती है, उसमें आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है और प्रॉब्लम पे फिर लॉ की प्रॉब्लम होती है, उस पर सर बच्चे अपने केस को प्रिपेयर करते हैं, आर्गूमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं और फिर जजेस के सामने उसे प्रेजेंट करते हैं। तो 3rd ईयर में सर वो मुझे एक मूट का मौका मिला, उसमें सर ऑनरेबल रिटायर्ड जस्टिस मिस्टर BR श्रीकृष्णा सर उन्होंने सर हमें जज किया फाइनल्स में। उसमें सर ऑल ओवर इंडिया सर हमें हमारी टीम को, मेरे सर कुलदीप गर्ग और अक्षय सिंह, हम तीनों की सर टीम थी, तो सर हमको वहाँ पर ऑल इंडिया में सर वहाँ पे रैंक 1 मिला, हमारी टीम ने टॉप किया। कितनी टीमें थी टोटल सर ऑल ओवर इंडिया सर टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। और फर्स्ट राउंड में तो सर मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन सब काफ़ी टीम्स ने किया। आफ्टर फर्स्ट राउंड जो क्वालिफाइंग टीम्स थी वो 32 थी। ओके। हाँ जी सर। और उनमें आप फर्स्ट आए थे पूरे? उनमें हाँ सर फर्स्ट आए थे। तो सर उन्होंने फिर सर जजेस जो थे दे वर सो काइंड, उन्होंने ऐसा बोला कि ये आर्ग्यूमेंट्स, मतलब सभी टीम्स को उन्होंने एड्रेस करते हुए बोला, जो फाइनल्स में थी, उन्होंने बोला कि ये आर्ग्यूमेंट्स जो हमने आज सुने, ऐसा लग रहा था हम सुप्रीम कोर्ट में सच में ही वहाँ बैठे हैं, इतने अच्छे आपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए। तो हालांकि वो पता नहीं कितना हमने इतना अच्छा शायद किया भी ना हो, लेकिन उस समय हमारे लिए वो इतनी बड़ी बात थी, उसने इतना हमें बूस्ट दिया कि हमें लगा कि ये तो इतना उन्होंने बोला है तो हमें, मतलब हम इस फील्ड में कुछ ऐसा कर सकते हैं कि, और सर मेरे लिए तो स्पेशली खास बात थी क्योंकि सर वो पूरा फॉर्मेट इंग्लिश में था और फर्स्ट स्पीकर था सर मेरी टीम का। तो वो 2 साल का मुझे लगा कि मुझे थोड़ा रिवॉर्ड, मेहनत काम आई, मेहनत मिली। उन्होंने सर ये जब बोला कि योर आर्गुमेंट्स वर वेरी परसुएसिव, द वे यू आर्ग्यूड इट वाज सो परसुएसिव दैट इट वाज हार्ड टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन यू एंड अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर। तो उन्होंने जब ये बोला तो मुझे लगा कि अगर कुछ किया, हमारा काम आया है। हाँ सर, वो कुछ किया, हम कहीं पहुंच चुके हैं, अब कहीं पहुंच चुके हैं सर। सबसे बड़ा ये कि अगर मुझे ये लगा कि सर मैं तो इतना इंग्लिश का बैकग्राउंड नहीं था, तो अगर मैं ये कर सकता हूँ तो फिर तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि अगर बैकग्राउंड ना होने के बाद अगर आप मेहनत से और उस चीज़ में इंटरेस्ट लेकर जेन्युइन क्यूरियोसिटी के साथ अगर आप उसको एक्सप्लोर करते हो
छोटे टाइम पीरियड में भी हो सकता है। तो मेरे ये बताओ, अभी जैसे आप ये पूरा स्ट्रगल तो आपका था। जी सर। आपने पढ़ाई किस तरह की वो माहौल में, जैसे क्लास अटेंड करते थे, उसके बाद घर पे आते थे, लाइब्रेरी में जाते थे, पूरे 24 घंटे में से कितने घंटे पढ़ लेते थे आप? पढ़ाई तो सर, क्योंकि पढ़ने का सर शौक था, तो ऐसे सर कभी अकाउंट रखा नहीं कि इतने घंटे पढ़ना है, ऐसे घंटों का सर टारगेट नहीं लिया। वो इंटरेस्ट आता गया तो सर पढ़ते गए। वैसे मैं शेड्यूल का थोड़ा बताता हूँ। हमारी सर क्लासेस होती थी 9 से 9:30 से लेकर 2 बजे तक, उसके बाद लंच, और उसके बाद लंच के बाद एक और क्लास होती थी 3 से 4। उसके बाद सर हम आते थे, थोड़ा बहुत सर कभी कोई स्पोर्ट्स में खेल लिया, थोड़ा फिजिकली एक्टिव रहने के लिए। उसके बाद सर हम सब, मैं अकेला नहीं सर, वहाँ पे सब लोग हम चले जाते थे पढ़ने लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी का टाइम पीरियड था रात को 1 बजे तक। हम सर फिर वहाँ बैठ जाते थे और फिर हमें उठाना मुश्किल होता था, अकेले को नहीं, मतलब वैसे हम कल्चर वहाँ का ऐसा था कि कुछ ऐसे लोग थे, 2-4 लोग, 5 लोग। मेरे एक सीनियर थे, मेरे बड़े भाई जैसे ही हैं, अभिषेक चौहान सर, तो वो भी उनको भी ऐसे ही पढ़ने का बहुत शौक था। तो सर वहाँ पे हामिद सर वो वहाँ पे पढ़ते थे। तो हम लोग जब बाहर निकलते थे तो हमें निकालना वहाँ मुश्किल होता था, क्योंकि हम बाहर निकलते कोई पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ खड़े हो गए, तो वो गार्ड आते थे, कहते थे प्लीज़ अब चले जाओ, मुझे घर जाना है। तो ये सब सर वहाँ पे फिर हम डिस्कस करते थोड़ा और आगे निकले, फिर वहाँ रुक गए। वो सर चीज़ें इतना इंट्रीग करती हैं, इतना उसमें एब्जॉर्ब हो जाते थे, फिर उसमें इतना मज़ा आने लग जाता था, फिर वो टाइम का आइडिया रखना मुश्किल था। तो फिर हम रात को, ये रूटीन था। मोस्टली डेज हमने ऐसे बिताए हैं कि हम लोग थोड़ा बहुत कभी खेल लिए, और थोड़ा बहुत कहीं हमारे कॉलेज के बिल्कुल बाहर चाय की टपरी और वो सब होता है, तो कभी डिस्कस करते चाय पीने चले गए, कुछ खा लिया, सैंडविच वगैरह खा लिया। लेकिन मोस्टली शेड्यूल हमारा यही होता था कि हम कॉलेज में जाते थे, वहाँ से कॉलेज से आकर थोड़ा खेल लिया या पावर नैप ले लिया, रेस्ट किया थोड़ा, उसके बाद लाइब्रेरी चले गए, और फिर लाइब्रेरी जाकर, क्योंकि सर पहले 2 साल तो मुझे अपनी अपनी इंग्लिश था और लैंग्वेज पे भी काम करना था, तो पहले 2 साल तो सर मैं मिशन लेके गया था कि मुझे लाइब्रेरी से बाहर ही नहीं आना है। एक वो बता रहे थे आप कि मैं अपने दोस्तों को कह देता कि कमरे का जरूर बाहर से लॉक कर दीजिए ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे, आप अंदर पढ़ते रहते थे। हाँ सर। वो कब की, कौन सी ईयर की बात है? वो सर ऐसा रेगुलरिटी आपने 5 साल ऐसे ही किया मैक्सिमम? नहीं, 5 साल सर वो जनरली, तो क्योंकि सब लोग पढ़ने वाले थे तो जनरली सब लोग ऐसा ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते थे एक दूसरे को। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि क्योंकि कॉलेज है, हॉस्टल है, तो वहाँ पे एक फ़न एटमॉस्फेयर होता है। तो ये 5 साल में कभी भी जब मुझे ऐसा लगता था कि अब डिस्टर्बेंस होने वाली है, या अभी थोड़ा कोई न्यूज़ आई है, कुछ ऐसा है कि अभी, या कोई गेम है, टूर्नामेंट है, तो सब लोग जाएंगे, तब मैं ऐसा करता था, अपने दोस्त को बोलता था कि आप बाहर से लॉक कर दीजिए और चाबी मुझे अंदर दे दीजिए, नीचे से गेट के नीचे सरका दीजिए, ताकि मैं किसी को कॉल करके बुलाऊंगा, उसको चाबी वापस देके और उसको ओपन करवा लूँगा, ताकि कोई आएगा तो वो देखेगा कि लॉक है और चला जाएगा। लेकिन उसका भी क्योंकि 5th ईयर तक आते आते लोगों को आइडिया लग गया था थोड़ा कि लाइट ऑन है, अंदर पंखा चल रहा है, तो वो लॉक डोर पे भी नॉक करते थे कि ये अंदर है। हम बोलते थे हमें पता है कि तू अंदर है, आजा बाहर आजा। कभी बार तो मैं होता ही था, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं करता। कई बार मैं नहीं भी होता था तो भी वो खड़े कर रहे हैं। तो ये ऐसी सर इंसिडेंट, मतलब ये था, ये ऐसे सर कभी कभी होता था। तो 5वें साल आते आते आपको लग गया था कि भी अब जज के लिए ही करना है, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट के लिए प्राइवेट कंपनियां भी आती हैं बहुत सारी, आप उसमें बैठे कहीं प्लेसमेंट में? नहीं सर, उससे पहले 3rd ईयर में, तो सर जब 3rd ईयर के एंड होते तक तो सर कोविड ने हिट किया, तो उस समय तो सर हम वापस आ गए थे सब लोग। तो सर उस समय वापस, मैं सर पहले ही पढ़ते मेरा मन तो जुडिशरी की तरफ ही था, तो मैं जुडिशरी एक्सप्लोर करता रहता था क्या था। हालांकि लेकिन फिर सर मैंने सोचा कि मुझे एक बार मेरी स्किल सेट जो है उसको थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए मुझे थोड़ा बहुत सभी लॉज का या सभी एरियाज़ का थोड़ा बहुत एक बेसिक नॉलेज रखना चाहिए। तो मैं अवेयर बेसिकली रहता था। लेकिन फिर सर 3rd ईयर आते आते, और पहले भी था ही, मन तो था ही कहीं ना कहीं, तो वो था ही, लेकिन 3rd ईयर आते आते मुझे क्लियर हो गया था कि मुझे जुडिशरी करना है। तो फिर सर कोविड आया, उसके बाद सर मैंने फिर जुडिशरी के लिए ही अपना उस तरीके से पढ़ाई करना शुरू कर दिया। और फिर सर मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठा, लेकिन वैसे सर जैसे सर थोड़ा रिसर्च वर्क होता है उसके थ्रू, कभी जैसे आर्टिकल्स लिखते हैं तो उसके थ्रू कभी अप्रोच आती थी, मतलब कोई अप्रोच करता था कि आप हमारे यहाँ पे अगर आप ज्वाइन कर सकें
तो लेकिन सर क्योंकि उस समय पर क्लियर था कि नहीं, तो मैंने कहा कि अगर हालांकि सर वो भी बहुत मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। छोटे टारगेट में फंस गए तो बड़े से वंचित रह जाएंगे। हाँ जी सर, वही बोलता ना कि सर टू गो फॉर द ग्रेट यू हैव टू लेट गो ऑफ द गुड। तो वो मेरे को गुड छोड़ना पड़ा कि मुझे ग्रेट जाना था। हालांकि सर वो भी मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात थी कि मुझे बुला रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अभी वो मेरी जो स्टडी है वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने वो एक डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना पड़ा, तो मैंने सर वो ऑफ़र नहीं लिया। तो ये जो LLB करने के बाद है, और कब कितने महीनों का प्रोसेस रहा? आप मात्र छोटी सी उम्र में जज बन गए LLB करते ही? हाँ जी सर, ये तो सर पता ही नहीं चला सर। अभी मुझे तो अभी भी नहीं लग रहा कि अभी लग रहा था अभी तो लॉ करके आया हूँ। तो ये तो सर मैम भी कल मिले थे, जज जो वहाँ पर थे, उन्होंने भी बोला कि विद इन नो टाइम यू हैव बिकम अ जज। तो वो बोल रहे थे कि ये क्या है, ऐसे क्यों, थोड़ा आपको एंजॉय करना चाहिए था, अब आपके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। तो इसका सर रीज़न ये था कि एक तो सर मुझे ऐसा लगता था कि सर ये जुडिशरी की जॉब मेरी ज़िंदगी में मतलब मुझे एक मीनिंग प्रोवाइड करेगी, इमोशनल सेटिस्फैक्शन एक मिलेगा, क्योंकि सर मुझे पेरेंट्स ने भी थोड़ा सा एक हमेशा से एक माइंड में एक ये आइडिया प्लांट किया हुआ था कि कहीं भी जाओ तो थोड़ा एक कम्युनिटी में पार्टिसिपेट और कंट्रीब्यूट करना ज़रूरी है। तो मुझे ये लगता था कि सर यही एक ऐसी फील्ड होगी जहाँ पर मैं इमोशनली फुलफिलमेंट फील कर पाऊँगा कि जो मैं चाहता था वो मीनिंगफुली कर पाऊँगा, मुझे काम नहीं लगेगा। बिल्कुल। तो इसीलिए सर मैं क्लियरली स्टार्टिंग से ही तैयारी कर रहा था। 2022 में सर मेरी जून में सर मेरा ये ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद सर साथ ही साथ मैंने एनरोलमेंट करवाया बार में, जीन बार एसोसिएशन में और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की बार काउंसिल में। तो सर वहाँ पर करवाने के बाद ही सर अक्टूबर नवंबर में नोटिफिकेशन आ गया। पहला जो यूपी का था सर उसी के लिए मैं एलिजिबल था। उससे पहले सर अभी जो नोटिफिकेशंस गए थे उन समय में किसी में एलिजिबल ही नहीं था, तो मैं कैसे फिल करता। तो सर इतना मुझे टाइम मिलता कि मैं सोचता कि अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ, इतना ही नोटिफिकेशन आ गया। तो हालांकि सर मुझे अब लगता है कि वो मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, मेरे लिए एक वो बून ही था, मेरे लिए एक अच्छा पॉजिटिव फैक्टर था कि साथ ही साथ आ गया। तो मैंने वो उसमें सीधा ही मैं उसमें इन्वॉल्व हो गया। सर इसका दिसंबर में सर फिर मैंने मुझे लेकिन सर अभी आइडिया नहीं था कि एग्ज़ाम एक्चुअल में डेट क्या है। अच्छा। क्योंकि अक्टूबर नवंबर में जब नोटिफिकेशन आया, दिसंबर की स्टार्टिंग में शायद नोटिफिकेशन आया, तब उन्होंने एग्ज़ाम की डेट नहीं निकाली थी। तो एग्ज़ाम की डेट नहीं आई तो फिर भी होता है कि डेट नहीं आई तो कई बार 4 महीने में लग जाते हैं, 5 महीने में लग जाते हैं। तो फिर भी मैं थोड़ा सा इसको लेकर अभी उतना मैंने स्ट्रिक्टली स्टार्ट नहीं किया था। लेकिन फिर सर दिसंबर 23 को डेट आई एग्ज़ाम की कि आपका 12 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद सर फिर मैंने फॉर्म भरा। मैंने कहा अब तो फॉर्म भरने का टाइम आ गया है। फिर मैंने सर फॉर्म भरा और फिर सर उसके बाद सर मैं पूरी प्रिपरेशन में लग गया। 5 फरवरी को सर मेरा ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम था, तो वो भी बीच में था। तो मैंने कहा अब ये सब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो सर मुझे अब तैयारी करनी पड़ेगी। तो फिर उसके बाद सर 1 जनवरी से सर मैंने फिर उसके बाद से मैं फुल फ्लेजेड तैयारी शुरू कर दी। 2 महीने से कम समय था तैयारी का सर, वही 1 मंथ और ये 12th को एग्ज़ाम था। तो 1 जनवरी को मैंने सर स्टार्ट किया। हालांकि सर वैसे तो मैं पढ़ ही रहा था, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मैंने सर वो 1 जनवरी से स्टार्ट किया। वो थोड़ा बताओ, इंटरव्यू के दौरान किस तरह का माहौल था, क्या क्या क्वेश्चनिंग किस तरह से हुई थी, पैनल में कौन कौन लोग थे, किस तरह से बातें हुई थी वहाँ पर? इंटरव्यू में सर बहुत ही कॉर्डियल बेंच थी, बोर्ड था जो बहुत ही आपसे प्यार से बात कर रहा था। सब लोग बहुत ही अंडरस्टैंडिंग थे, तो वो भी समझ रहे थे कि अभी बच्चे अभी थोड़े नर्वस होंगे, तो वो बहुत ही प्यार से बात कर रहे थे। ऐसे सर कहीं पर डिस्क्लोज नहीं किया गया कि बेंच की कॉम्पोजिशन क्या थी या क्या क्या नाम थे उनके पैनलिस्ट के, क्योंकि सर वो थोड़ा सा उनका होता है। लेकिन सर वो जहाँ तक सर ऑब्जर्व मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, तो सर उसमें हाई कोर्ट के जजेस थे और सर जो वहाँ पर सर बता रहे थे लोग कि ऐसे बैठेंगे वहाँ पर, तो सर वहाँ हाई कोर्ट के जजेस थे और सर प्रोफेसर्स थे और सर वहाँ पर शायद UPPSC के मेंबर्स भी वहाँ पर थे। सर किस तरह की क्वेश्चनिंग हुई थी, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए? क्वेश्चन सर अब वो सर हर किसी से अलग अलग तरह के क्वेश्चन वो पूछते हैं। मुझसे सर उन्होंने हर एरिया में क्वेश्चन। पहला ही सवाल क्या था क्या उन्होंने इंटरव्यू में? पहला सवाल से बैठते उन्होंने ये पूछा कि BA LLB आपने की है, तो आप बताइए BA में आपके पास क्या सब्जेक्ट्स थे। तो मैंने सर उनको बताया,
कि मेरे पास माइनर सब्जेक्ट्स चाहिए थे और मेजर सब्जेक्ट चाहिए थे। तो उन्होंने फिर से मुझे बीए के सब्जेक्ट्स में उन्होंने ग्रिल किया। उन्होंने पूछा कि आपने बीए पढ़ा है, आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, हालांकि वो बहुत पहले पढ़े थे। तो उन्होंने मुझसे उसमें से सवाल पूछे, सोशियोलॉजी आपका मेजर था, उसमें से फिर उन्होंने सवाल पूछे कि सोशियोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट पर पूछे कि ये क्या, ऐसे ये कॉन्सेप्ट्स को आप एक्सप्लेन करें और लॉ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे एक का इफेक्ट दूसरे पर होता है। तो उस पर सर उन्होंने वहाँ से सर उन्होंने स्टार्ट किया। को पॉलिटिक्स के ऊपर या वर्तमान के ऊपर समसामयिक किस तरह क्वेश्चन था कुछ? नहीं सर, हाँ करंट अफेयर्स पर थे, पॉलिटिक्स पर नहीं थे, पर करंट अफेयर्स पर थे। सेम सेक्स मैरिज पर क्वेश्चंस थे कि सेम सेक्स मैरिज का भी इशू चल रहा है, तो उस पर पेंडिंग इशू है, तो उस पर आपका क्या व्यू है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो उस पर उनके क्वेश्चन थे कि आपका उस पर क्या व्यू है। अभी 22nd लॉ कमीशन ने सजेशंस इनवाइट किए हैं कि सब लोग उस पर क्या कहना चाहेंगे, तो उस पर उन्होंने पूछा कि आपका क्या व्यू है। तो करंट अफेयर से सर यही क्वेश्चंस थे, बाकी सर लॉ पे मोस्टली लॉ पे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन। कोई ऐसा सवाल भी आया जिस पे आप उलझ गए हो, जवाब ना दे पाए हो? नहीं सर, उन्होंने वैसे तो सब बेंच इतना कॉर्डियल था कि वो समझ रहे थे कि बच्चा नर्वस हो सकता है, तो वो 1 मिनट में जाते ही वो वहाँ पे उन्होंने कंपोजर और काम उन्होंने दे दिया कि कंफर्टेबल कर दिया। तो उलझने का सर वो वैसा नहीं है, तो ऑनेस्टली मैंने सर वहाँ पे जवाब दिया। तो ऑनेस्टली में वो पता ही नहीं चला सर मुझे तो कब इंटरव्यू हो गया। क्या बात है। किस तरह का बदलाव महसूस कर रहे हैं रिजल्ट आने के बाद, जज बनने के बाद? बार में स्वागत हो रहा है, घर पे लोग बधाइयाँ देने के आ रहे हैं, जगह जगह स्वागत हो रहा है, कैसा बदलाव और क्या फीलिंग्स है, थोड़ी बताओ। फीलिंग्स तो सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा सर, अभी मैं बताना तो मेरे लिए और भी मुश्किल होगा। बहुत ही सर इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए। सर मेरे तो सर था ही कि मुझे जज बनना है, लेकिन सर उससे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे दोस्त हैं, वो हमेशा मुझे इनकरेज करते थे। वो बोलते थे कि आपको तो जज बनना चाहिए। तो उनकी आंखों में सर जो मुझे खुशी दिख रही है सबकी सर, आप जो है सर, अब आप आए तो आपने सर इतने प्यार से बात की, तो सर वो आंखों में सबके सर इतना प्यार लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये रिवॉर्ड है तो वो जो सैक्रिफाइसेस मुझे करने पड़े, अगर ऐसे सैक्रिफाइस मुझे और 10 बार और करना पड़े शुरू से लेकर स्क्रैच से, तो मैं वो भी मेरे लिए वो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। बिल्कुल। आखिर में आपके मन की बात, जो यूथ है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो वकील बन चुके हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, वो जज बनना चाहें, आप अपने के मन की बात टोटली क्या कहना चाहोगे? सर जो जज बन रहे हैं सर, उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा सर, मेरे लिए तो मुझे लगता है कि ये लॉ का एक पीक है। इसमें एक सब संगम है सर, जैसे त्रिवेणी संगम है एक तरह से। इसमें सर सब कुछ ही आपको मिलता है, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी है, आपको रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा कि आप सोसाइटी में इतना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और आप जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है हमारी सोसाइटी में, हर जगह एग्जीक्यूटिव भी होता है, लेजिस्लेटर विधानसभा में भी लॉज बनते हैं, लेकिन जितना डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग लॉ में है, और उससे भी ज़्यादा जो एक जज प्रॉब्लम सॉल्विंग में जितना डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, मुझे लगता है सर इससे ज़्यादा पीक कुछ हो नहीं सकता। और सर बाकी जो सर लॉ के हैं सर, उनके लिए तो सर मैं यही बोलना चाहूँगा, मेरा एक सर फेवरेट कोट है मार्टिन लूथर किंग का। उन्होंने सर ये बोला है कि अगर आपको एक स्वीपर की तरह भी इनवाइट किया जाए कि आप काम करें, तो आप ऐसे काम करें जैसे माइकल एंजेलो ने अपनी स्कल्पचर्स बनाए थे, या जैसे जो बीथोवन था उन्होंने अपने म्यूज़िक को कंपोज किया, जैसे तुलसीदास ने पोइट्री लिखी। आप ऐसे काम करें जैसे कि आपकी यहाँ भी, धरती पर भी और स्वर्ग में भी लोग देखकर बोलें कि एक ऐसा स्वीपर था जो अपना काम जिसने ठीक से किया। तो सर मैं तो यही, मुझे बहुत पसंद है ये कोट, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मुझे सर ऐसा, क्योंकि मेरे लिए पर्सनली जज बनना बहुत ही इमोशनल एक अटैचमेंट था, लेकिन वैसे सर कोई जॉब जो है वो अपने आप में ही, हर जॉब अगर कोई भी काम को ठीक से किया जाए तो वो अपने आप में वही डिवाइन एक काम है। तो मैं बोलूँगा कि सर नो मैटर व्हाट यू डू, आई थिंक यू शुड डू इट वेल। जी। तो आप पड़ताल टीवी के माध्यम से किन किन को साधुवाद, बधाई, आभार व्यक्त करना चाहेंगे आखिर में इस यात्रा में यहाँ तक पहुँचने में? आभार तो सर मैं तो एक लीगल सर टर्म होती है, मैं उसमें थोड़ा सा बताता हूँ कि एक जैसे मेरा तो जैसे लगता है सर, एक केस में एक प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट होता है, उसका केस में कोई रोल नहीं होता, बस क्योंकि थोड़ा बहुत कहीं उसका केस में नाम आ रहा है इसीलिए उसको ऐड कर देते हैं एज ए पार्टी। तो मैं तो सर यहाँ पे एक प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट हूँ, बाकी तो सर इसमें सारा रोल पूरा का पूरा एब्सोल्यूट सेम है। इसमें सर कोई ऐसे जेन्युइनली मैं ये आई मीन इट व्हेन आई से इट, इसमें कोई मैं बना के नहीं बोल रहा सर, बिल्कुल मैं दिल से ही फील करता हूँ कि मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स और मेरे दोस्त जो हैं, सबका इतना सपोर्ट रहा कि मैं तो सर वही मैं ये सर आपसे पहले भी शेयर किया कि आइजैक न्यूटन ने बोला कि आई कुड सी फार बिकॉज आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स।
मैं दूर तक दे सका क्योंकि मैं ऊंचे कंधों पर खड़ा था। तो मेरा इसमें सर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो कंधे जो मुझे उठाकर खड़े थे। और मैं सर जेन्युइनली ये बोल रहा हूँ ऑनेस्टली, पूरी ईमानदारी के साथ, कि उन्हीं का ही पूरा क्रेडिट है, मेरे टीचर्स का, मेरे पेरेंट्स का। मेरे फादर हैं, उन्होंने मुझे सर बहुत ही हमेशा ही हर कदम पे सर गाइड किया, छोटी से लेकर बड़ी प्रॉब्लम तक। मेरे दोस्त की तरह है सर वो। तो मैं उनसे हमेशा उनके साथ हर चीज़ को लेकर शेयर करता हूँ। तो पूरा एब्सोल्यूट क्रेडिट उन सबको जाता है सर। बिल्कुल, पड़ताल टीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और हम चाहेंगे कि बहुत आगे तक बढ़ें, तरक्की करें, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएं। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। ये थे मेरे साथ यतन क्वात्रा, और मात्र 23 साल की उम्र में यूपी में इनका सिलेक्शन हुआ है। यूपी में एक बार थोड़ा परीक्षा कौन सी पास थी और किस लेवल के आप जज बने, वो थोड़ा एक बार बताइए। हाँ सर, ये सर बेसिक एंट्री लेवल सिविल जज का इसमें सिलेक्शन होता है। इसको सर पीएससी ने कंडक्ट करवाया था। एग्ज़ाम सर इस सिविल जज के लिए होता है, उसमें एडिशनल चार्ज मिलता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का, और सिविल जज जूनियर डिवीज़न। तो ये सर इसका एग्ज़ाम का पैटर्न वही, एक पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है मल्टीपल चॉइस, उसके बाद सर एक मेंस एग्जामिनेशन होता है जिसमें आंसर राइटिंग होती है, लॉन्ग आंसर राइटिंग है फॉर्मेट, और तीसरा स्टेज सर इंटरव्यू का होता है। उसके क्लियर करने के बाद सर आपको एंट्री लेवल पर सिविल जज जूनियर डिवीज़न बनाया जाता है। बिल्कुल, और ये इन्होंने परीक्षा पास की है, छोटी सी उम्र में जज बन गए हैं, और हमारी शुभकामनाएं, हमारी दुआएं हैं कि बहुत आगे तक जाएं और अपने माता पिता का, अपने शहर का नाम रोशन करें। आप पड़ताल टीवी पर बने रहिए। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, नमस्कार।